अब हम लोग राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र और नागरिकता के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में विवरण संविधान के अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक दिया गया है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो देशों का गठन किया गया। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया तो उस समय भारतीय भूभाग में पड़ने वाली कुल रियासतों की संख्या 552 थी। तो बंटवारे के समय अंग्रेजों ने क्या किया कि जो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे उनका तो बंटवारा कर दिया, लेकिन जो देसी रियासतें थी उनको स्वतंत्र कर दिया कि वो भारत या पाकिस्तान किसी में भी शामिल हो सकती हैं। तो भारतीय भूभाग में पड़ने वाली कुल रियासतों की संख्या 552 थी, जिसमें से 549 रियासतों ने भारत में अपना विलय कर दिया और 3 रियासतों ने भारतीय संघ में विलय करने से मना कर दिया। वो कौन कौन सी रियासतें थी? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। तो बाद में इनका विलय किया गया। हैदराबाद का विलय पुलिस कार्रवाई से किया गया, जूनागढ़ का विलय जनमत संग्रह द्वारा किया गया और कश्मीर का विलय महाराजा हरि सिंह के द्वारा हस्ताक्षरित विलय पत्र के माध्यम से किया गया। ये 3 राज्य बने भारत के। उसके बाद अनुच्छेदों की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश व स्थापना का पर संसद का अधिकार होगा। भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश व स्थापना पर संसद का अधिकार होगा। संसद नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश दे सकती है और नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। उसके बाद तीसरा अनुच्छेद कहता है कि भारतीय संघ साधारण बहुमत से नए राज्यों का गठन और वर्तमान राज्यों के सीमा, क्षेत्र व नाम में परिवर्तन कर सकती है। साधारण बहुमत से, यहां ध्यान देंगे, भारतीय संसद जो है वो साधारण बहुमत से नए राज्यों का गठन कर सकती है, वर्तमान राज्यों के सीमा में, उनके क्षेत्र में और उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है। इसमें जो इस अनुच्छेद को जो नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन या क्षेत्र में परिवर्तन या नए राज्यों के गठन से संबंधित है, उसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जाएगा। और जो राज्य उससे प्रभावित होगा, जैसे जिस राज्य से मतलब कुछ क्षेत्र को लेकर के नए राज्य का गठन किया जा रहा है, उस राज्य की विधान सभा को इस आशय का प्रस्ताव भेजा जाएगा कि वो इस प्रस्ताव पे क्या कहना चाहती है, लेकिन वो विधानसभा का प्रस्ताव संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। विधानसभा का प्रस्ताव चाहे कुछ भी हो, लेकिन संसद अपने हिसाब से विधि बना सकती है। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं होगी। हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 368 के तहत अगर संविधान संशोधन करना हो तो हमको 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है या 2/3 बहुमत के साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार का ये संविधान संशोधन नहीं होगा, यह साधारण संविधान संशोधन होगा, जो संसद साधारण बहुमत से 2 या 3 में होने वाले संशोधन को साधारण बहुमत से संसद कर सकती है। इसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि यदि किसी भारतीय क्षेत्र को, संसद को विदेशी राज्य को सौंपना है, किसी समझौते के तहत किसी भारतीय क्षेत्र को अगर संसद को विदेशी राज्य को सौंपना है तो वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा, अनुच्छेद 4 के अंतर्गत नहीं आएगा। उसके लिए विदेशी राज्य को सौंपने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये 4 अनुच्छेद हम लोगों ने देखा। 27 नवंबर 1947 को
न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया राजेंद्र प्रसाद द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 27 नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग बनाया गया, क्योंकि उस समय ये मांग उठ रही थी, भारत आजाद हो रहा था, तो सभी लोग चाहते थे कि हमारी भाषा का एक प्रांत यहाँ बन जाए। तो इसके लिए एक न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग बनाया गया। फिर इसकी जो अनुशंसा प्राप्त हुई, उन अनुशंसाओं का अध्ययन करने के लिए एक एसवीपी समिति बनाई गई। एसवीपी मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल एसजेपी समिति थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और पट्टाभी सीतारमैया, तीनों लोगों को मिला करके एक समिति बनाई गई जो इसके अनुशंसा का अध्ययन करेगी। ये जो आयोग बना था, इसने कहा था कि प्रशासनिक आधार पे नए राज्यों का गठन किया जाए, न कि भाषाई आधार पे। प्रशासनिक आधार पे नए राज्यों का गठन किया जाए। इससे जो है एक समस्या पैदा हो गई। उस समय आंध्र प्रदेश, जो तेलुगु भाषी क्षेत्र था मद्रास राज्य का, वो लोग आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाना चाहते थे। तो एक नेता थे उस समय, श्री रमालू, इन्होंने क्या किया कि 56 दिन का बहुत बड़ा अनशन कर दिया। 56 दिन का अनशन इन्होंने किया और इनकी मृत्यु हो गई। तो इससे दबाव में आकर कांग्रेस की सरकार को 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को राज्य बनाना पड़ा। भाषाई आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। उसके पश्चात बहुत सारे राज्यों का गठन हुआ, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे जो नवीनतम है वो महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ हमने लिखा हुआ है कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य के कुछ हिस्सों को लेकर के छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को लेकर के उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। और 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार के कुछ हिस्सों को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया। तो इन तिथियों को याद कर लेंगे, कम से कम इसको तो बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित मामला है। और उसके पश्चात अभी नवीनतम एक है कि 2 जून 2014 को तेलंगाना नामक एक राज्य आंध्र प्रदेश को विभाजित करके बनाया गया। 2 जून 2014 को तेलंगाना नामक एक राज्य आंध्र प्रदेश को विभाजित करके बनाया गया। जम्मू कश्मीर, इसके बाद देखेंगे, ये तो राज्यों की बात हो गई। अब ये केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इस आशय का बिल जो है संसद में 5 अगस्त 2019 को प्रस्तुत किया गया और ये 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ। 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। लद्दाख में विधानसभा की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी दिल्ली और पांडिचेरी की तरह विधानसभा की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एक और संशोधन अभी लेटेस्ट में हुआ है। दादर व नगर हवेली एवं दमन दीव 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके, छोटे छोटे केंद्र शासित प्रदेश थे, एक एक जिले के बराबर थे। दादर और दमन दीव, दादर व नगर हवेली एवं दमन दीव, ये दादर एवं नगर हवेली एक था और दमन एंड दीव एक में था। इनको मिला करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और ये 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है और दमन को इसकी राजधानी बनाई गई है। तो अब इतनी चीजों, इतने परिवर्तन होने के पश्चात हम ये देखेंगे कि अब राज्यों की संख्या हमारे यहाँ क्या है। 29 राज्य थे पहले। एक जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो ये राज्यों की संख्या 28 हो गई है, एक घट गया। केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 थे हमारे यहाँ, 2 बना दिए गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और ये दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव का एक ही में विलय कर दिया गया, तो एक इससे घट गया, तो बचे कितने? 8। तो अब हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, कुल 28 राज्य इस समय हैं वर्तमान में, वो 8
केंद्र शासित प्रदेश हैं या संघ राज्य हैं, संघ शासित राज्य हैं। ठीक है, तो ये हुआ राज्यों के बारे में। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक बार फिर से जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये चीज बिल्कुल आपको याद हो जाए। अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक संघ एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है। और 3 ऐसे राज्य थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर रियासतें थी उस समय, अंग्रेजों के समय स्वतंत्र रियासतें थी, जो भारतीय संघ में विलय से इनकार कर देती हैं। तो इन लोगों को बाद में हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा और कश्मीर को विलय पत्र द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो इस तरह भारतीय संघ के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी रियासतों का भारत में विलय कर लिया गया। अनुच्छेद 1 बताता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, भारत इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। अनुच्छेद 2 बताता है कि भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश व स्थापना का अधिकार संसद को होगा, नए राज्यों के प्रवेश व स्थापना का अधिकार संसद को होगा। 3 कह रहा है कि साधारण बहुमत से नए राज्यों का गठन, वर्तमान राज्यों के सीमा, क्षेत्र व नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। संसद जो है साधारण बहुमत से, 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं है, जो भी उपस्थित हैं और मतदान करने वाले हैं उसमें आधे से अधिक लोग अगर मतदान करते हैं तो उसको साधारण बहुमत कहते हैं। तो संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का गठन और वर्तमान राज्यों के सीमा, क्षेत्र और नाम में परिवर्तन कर सकती है। हालांकि संसद विचार के लिए जो राज्य उससे प्रभावित हो रहा है इस अधिनियम से, उस राज्य के विधानसभा को विचार के लिए प्रस्ताव भेजेगी, लेकिन उस प्रस्ताव को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं होगी। उसके बाद अनुच्छेद 4 कह रहा है कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, मतलब ये 2 और 3 के अंतर्गत जो विधि बनाई गई है वो 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी, अर्थात सामान्य बहुमत से इन विधियों को संशोधित कर दिया जाएगा। 27 नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया था, जिसकी अनुशंसा ये थी कि प्रशासनिक आधार पे राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, न कि भाषाई आधार पे। इसी के अध्ययन के लिए एक एसजेपी समिति, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और पट्टाभी सीतारमैया की 3 लोगों की एक समिति बनाई गई। समिति ने भी इस आयोग की अधिकतर अनुशंसाओं को माना। उसके बाद श्री रमालू का नाम एक आता है। श्री रमालू एक नेता थे, आंध्र प्रदेश को ये चाहते थे कि मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश एक राज्य बनाया जाए। तो इन्होंने इसके लिए, जब सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी भाषाई आधार पे, तो उन्होंने अनशन किया। 56 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई और 1 अक्टूबर 1953 को उनकी मृत्यु के बाद सरकार दबाव में आ गई और आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पे पहला राज्य बनाया। उसके बाद कुछ नवीनतम परिवर्तन है जिसको ध्यान देंगे। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, 15 नवंबर 2000 को झारखंड और 2 जून 2014 को तेलंगाना नामक राज्य आंध्र प्रदेश से विभाजित करके बनाया गया। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके इससे 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, पहला लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद इस आशय का बिल, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का बिल 5 अगस्त 2019 को आया था। इसका प्रभावी जो है ये 31 अक्टूबर 2019 से हुआ। 31 अक्टूबर 2019 से दोनों केंद्र शासित प्रदेश कार्य करने लगे। दोनों के लिए अलग अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भी कर दी गई। और एक चीज और आती है कि दादर व नगर हवेली एवं दमन दीव 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, दोनों को मिलाकर 26 जनवरी 2020 से एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और दमन को इसकी राजधानी बना दी गई। राज्यों की संख्या इस तरह से कुल 28 है इस समय और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। चलिए अब आगे के पार्ट में चलते हैं, नागरिकता वाले में। नागरिकता में नागरिकता का वर्णन 5 से 11 तक के अनुच्छेदों में संविधान में किया गया है। तो सबसे पहले 11वां अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, इसलिए 11वें अनुच्छेद की बात कर लेते हैं, बाकी को भी उसके बाद देखेंगे। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, 11वें अनुच्छेद में यह कहा गया है कि नागरिकता के लिए संसद को विधि बनाने का अधिकार होगा।
इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए भारतीय संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया, जिसके अनुसार 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है। पहला प्रकार है जन्म से, यानी कि जिन लोगों का जन्म भारत में हुआ है वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। लेकिन भारतीय नागरिकता अधिनियम में पहला संशोधन 1986 में किया गया। इसके तहत जिनका जन्म भारत से हुआ है और जन्म के समय उनके माता या पिता भारत के नागरिक हैं, तभी वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। पहले जब अधिनियम बना था तो ये कहा गया था जिनका जन्म भारत में होगा वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। इससे कुछ समस्याएं आई, तो बाद में 1986 में इसमें यह संशोधन किया गया कि जन्म के समय उनके माता या पिता भारत के नागरिक होंगे, तभी वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। दूसरा है वंश परंपरा से। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म विदेश में होता है, कहीं दूसरी जगह होता है, और उसके पिता भारत के नागरिक हैं, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन इसमें भी 1992 में यह संशोधन कर दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति का जन्म विदेश में होता है और उसके माता या पिता दोनों में से कोई भारत का नागरिक है, तो वंश परंपरा से वो व्यक्ति भारतीय नागरिकता अर्जित कर सकेगा। उसके बाद सबसे समस्यात्मक है पंजीकरण। पंजीकरण के बारे में अभी हम लोगों ने काफी कुछ देखा है, काफी कुछ पढ़ा है। 11 दिसंबर 2019 को सरकार एक अध्यादेश एक जो है संसद में एक बिल ले आती है जो 10 जनवरी 2020 को पास हुआ। इसके अनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को पंजीकरण के लिए समय जो है 11 साल से घटाकर 6 साल कर दिया गया। बाकी पंजीकरण में ये लिखा हुआ था, मूल जो नागरिकता अधिनियम बना था कि अगर कोई 11 साल रहता है तो वो भारतीय नागरिकता के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन एक सरकार ने संशोधन किया जो 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ है कि यदि कोई पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक है और वो अल्पसंख्यक कम्युनिटी में वहां आता है, मतलब हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन, पारसी या ईसाई है, तो उसके लिए पंजीकरण की अवधि 11 साल से घटा करके 6 साल कर दी गई है। अभी जल्दी लेटेस्ट ये संशोधन हुआ है, इसलिए ये पूछा जा सकता है। काफी कुछ इस पे बवाल भी हुआ था। तो इसके बाद देखिए क्यों इसलिए बवाल हुआ था कि इसमें मुस्लिम को नहीं शामिल किया गया था। सरकार का ये तर्क था कि वहां मुस्लिम कम्युनिटी बहुसंख्यक है, इसलिए मुस्लिम लोग वहां से आना नहीं चाहेंगे। उसके बाद है देशीकरण द्वारा। देशीकरण क्या होता है? यदि कोई 10 वर्ष तक भारत में निवास करता है और भारत सरकार से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है कि देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है, तो उसको भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। भूमि अर्जन द्वारा, यदि कोई क्षेत्र जो भारत का क्षेत्र नहीं है, युद्ध के कारण या किसी अन्य कारण से, संधि के कारण भारतीय क्षेत्र घोषित किया जाता है, तो उस अर्जित भूमि पे निवास करने वाले जो भी लोग होंगे वो उसी दिन से भारत के नागरिक माने जाएंगे। उसके बाद अनुच्छेद 11 की ये बात हो गई। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 में क्या दिया हुआ है। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अनुच्छेद 5 में दिया हुआ है कि संविधान के प्रारंभ पर किस प्रकार नागरिकता होगी। जो लोग उस समय 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहे थे वो भारत के नागरिक माने गए। भारत से पाकिस्तान से अनुच्छेद 7 कह रहा है पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों को नागरिकता। जो नागरिक बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी बंटवारे के समय। और भारत से पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता अनुच्छेद 7 में कह रहा है। अनुच्छेद 7 कह रहा है कि भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता, जब वो पाकिस्तान की नागरिकता ले लेंगे तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता, ऐसे लोग जिनका जो भारतीय मूल के हैं उनको विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार नागरिकता दी जाएगी अगर वो भारतीय नागरिकता के लिए आते हैं, तो उसका विवरण अनुच्छेद 8 में दिया गया है। अनुच्छेद 9 ये कह रहा है कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पे भारतीय नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। और अनुच्छेद 10 कह रहा है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन होगी। कोई भी व्यक्ति होगा उसकी नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन होगी और ये विधि जो है संसदीय विधि द्वारा निर्धारित की जाएगी।
तो एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। नागरिकता के संबंध में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक विवरण दिया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद जो है नागरिकता के संबंध में विधि बना सकती है समय समय पे। तो इसीलिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 संसद ने बनाया, जिसमें ये 5 प्रकार इसने दिए थे। जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि अर्जन से। जन्म से का तात्पर्य है कि यदि किसी का जन्म भारत में होता है तो वो भारतीय नागरिक है। 1986 में इसमें संशोधन करके ये जोर दिया गया कि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है और उसके जन्म के समय उसके माता या पिता भारत के नागरिक होते हैं, तभी वो व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरा वंश परंपरा से है। वंश परंपरा का तात्पर्य ये है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म विदेश में होता है लेकिन उसके पिता भारत के नागरिक होते हैं तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन 1992 में यह संशोधन कर दिया गया कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म विदेश में होता है, उसके माता या पिता दोनों में से कोई भी अगर भारतीय नागरिक है तो वो भारतीय नागरिक बन सकता है। पंजीकरण से, पंजीकरण के लिए ये नियम निर्धारित किया गया था कि अगर कोई भारतीय नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो वो 11 साल भारत में निवास करने के बाद पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन अभी सरकार ने जो 10 जनवरी 2020 से लागू है, 10 जनवरी 2020 को पास हुआ, लागू किया गया कि ये 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई केवल इन कम्युनिटीज के हैं, उनके लिए पंजीकरण की अवधि 11 साल से घटा करके 6 साल कर दी गई है। 6 साल अगर वो भारत में रहते हैं, अस्थायी निवास करते हैं, तो उसके बाद वो भारतीय नागरिकता के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद है देशीकरण, बाकी के लिए 11 साल ही रहेगा। देशीकरण, यदि कोई व्यक्ति 10 साल तक भारत में निवास करता है और भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है तो उसको भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। भूमि अर्जन द्वारा, यदि कोई भूभाग भारतीय सरकार द्वारा अर्जित कर लिया जाता है युद्ध के द्वारा या समझौतों के द्वारा, तो उस भूमि पे रहने वाले जो भी लोग होंगे वो उसी दिन से, जिस दिन से अर्जित किया गया है, उसी दिन से भारत के नागरिक माने जाएंगे। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर 5 साल से जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो भारत के नागरिक होंगे। अनुच्छेद 7 कहता है कि पाकिस्तान से आने वाले लोग को भारतीय नागरिकता दी जाएगी बंटवारे के समय, और बंटवारे के समय भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों को किस प्रकार भारतीय नागरिकता समाप्त की जाएगी, इसका विवरण अनुच्छेद 7 में दिया है। अनुच्छेद 8 कह रहा है कि भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता किस प्रकार दी जाएगी, इसका विवरण अनुच्छेद 8 में मिलता है। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ये बताता है।